अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेगम हजरत महल के बारे में। यह कौन थी? ये एक बेहद 1857 की बेहद बहादुर खातून थी और लखनऊ के अवध के नवाब वाजिद अली शाह की ये मलका थी। और इनकी ख़ास बात यह है, इनको सबसे ज़्यादा बहादुर महिला भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के सामने मुकाबला किया था, उनसे जंग करी थी। तो आइए पढ़ते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। हजरत महल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है, जिसे हजरत महल पार्क कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इस मकाम को अपनी फतेह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था। यानी कि अंग्रेज़ों ने जब इस जगह को फतेह कर लिया, जीत लिया, तो इसको विक्टोरिया पार्क कहा, क्योंकि उन्होंने इनको हराया था, अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। और जिस जगह संगमरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का टुकड़ा नस्ब है, यानी कि जिस जगह अवध की सल्तनत का टुकड़ा तहरीर, जो उनकी तहरीर थी या सल्तनत का जो राइटिंग दस्तावेज थे, लिखित दस्तावेज थे, एक ज़माने में जो जहाँ पर नस्ब है, फ़िलहाल जो नस्ब है, जहाँ पर अवध की सल्तनत का टुकड़ा जहाँ पर नस्ब है, एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलकाह विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा हुआ था। यानी कि जिस जगह पर आज इनकी सल्तनत का टुकड़ा तहरीर लगी हुई है, लगा दी गई है, उसको नस्ब कर दिया गया है, तो उस जगह पर किसी ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने उस जगह को जीत लिया था, अवध की इस जगह को, लखनऊ की इस जगह को, तो वहाँ पर इन्होंने, अंग्रेज़ों ने इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा दिया था, यानी कि अपनी जीत के लिए। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद जो है फिर इसको दोबारा से अवध की सल्तनत का टुकड़ा जो है वहाँ पर लगा दिया गया, यानी कि इनका हजरत महल का। चाहिए तो यह था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की उस उलुल अज़्म, ये जो लफ्ज़ है इसको बोलेंगे उलुल अज़्म, ठीक है, उलुल अज़्म। उलुल अज़्म का मानी क्या होता है? बुलंद हौसले वाला या बुलंद हौसले वाली, बहुत ही बहादुर जिसको कहा जाता है। तो रिपीट करते हैं इसको। चाहिए तो यह था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की उस उलुल अज़्म मलकाह का मुजस्समा ही नस्ब किया जाता, यानी कि हजरत महल का मुजस्समा ही लगाया जाना चाहिए था, जिसके नाम नामी से यह पार्क मंसूब है हजरत महल के नाम से। लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा गया, यानी कि उस परचम के निशान को, जो उनका परचम था, झंडा, उसके निशान को ही मुनासिब समझ लिया गया, जिसके साए में अर्ज़ हिंद की उस गैरतदार खातून ने विदेशी जबरो इस्तिबदाद का 2-2.5 बरस जीदारी से मुकाबला किया। जबर बोलते हैं यानी कि जुल्म को, और इस्तिबदाद यानी कि जुल्म और ज़ोर से की जाने वाली हुकूमत थी, उसका उन्होंने जीदारी से 2-2.5 साल मुकाबला किया हजरत महल ने अंग्रेज़ों का, ठीक है, अंग्रेज़ों के जुल्म का जो है 2-2.5 साल उन्होंने जब तक भी जिंदा रही उनका मुकाबला किया। और बजाय हथियार डालने के नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जिला वतनी की ज़िंदगी को तरजीह दी। उन्होंने तरजीह दी, प्रेफर किया कि कोई बात नहीं है, मतलब अंग्रेज़ों के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके, सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिला वतनी, देश से निकालना, एग्जाइल होना भी जो है बर्दाश्त कर लिया कि नेपाल में जाकर भी रह लेंगी, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे वो नहीं झुकेंगी, अंग्रेज़ों को तस्लीम नहीं करेंगी। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था, इनका असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो उस साहिब इल्म व फज़ल ताजदार वाजिद अली शाह की मलका थी। ये साहिब इल्म व फज़ल ताजदार यानी कि वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की यह मलका थी, जिसे अंग्रेज़ों ने अय्याश और नाअहल करार देते हुए, नवाब वाजिद अली शाह को अय्याश और नाअहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। माजूल करना यानी कि उनको हटा दिया था, उनके मनसब से, उनके ओहदे से, उनके जो पद था, राजा जो भी कह सकते हैं, शाह, वहाँ से उनको हटा दिया गया था कि आप जो है इस काबिल नहीं है, ये कहकर बरतरफ कर दिया गया था। उनके 14 साला फर्जंद ब्रिजिस कद्र को नाइब मुकर्रर किया गया, और उनके बाद जो है उनके बेटे को जो है मुकर्रर कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि ये अय्याश है, नाअहल है, मतलब काबिल नहीं है। अंग्रेज़ों ने इस तरह उनको हटा दिया और बेटे को जो है नाइब मुकर्रर कर दिया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुए। कलकत्ता चले जाते हैं लंदन जाने के लिए। उन्हें या किसी को भी क्या मालूम था कि उनकी रियाया का गम और गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेगा।
किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इनका यहाँ से निकाला जाना साल भर के अंदर ही उनकी रियाया का जनता का गम और गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि जनता का, अवाम का जो गुस्सा है, रियाया का जो गुस्सा है, वो एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और जिस पर्दा नशीन बीबी और कमसिन शहजादे को खुद अंग्रेज़ों ने बेज़रर समझते हुए, बेज़रर यानी कि जिससे किसी तरह के नुकसान का ख़तरा ना हो, बेज़रर समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा भी ना होगा कि जिन लोगों को वो बेज़रर समझ रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि वो बेकार हैं, हमारे ख़तरे के लायक नहीं हैं, उनसे कोई ख़तरा नहीं है, वही उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर देती है और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न शुमाली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था उस समय पे, तो शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल, ये देखें 3 नाम जो लीडरशिप कर रहे थे, दिल्ली के बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल ऐसे अशखास थे जिन्होंने उन सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। उन अवाम की, उन लोगों की, उन सिपाहियों की सरबराही, लीडरशिप करने का काम बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल के हाथ में था। ऐसे अशखास थे, अशखास यानी कि शख्स की जमा, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने लीडरशिप की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। मुल्क भर में, पूरे देश में जंग के शोले, आग भड़कने लगे। मकसद सबका एक था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकाले जाएं और इसीलिए इस तहरीक को बगावत या गदर कहना सही नहीं, बल्कि बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए यह पहली कोशिश थी। यह पहली कोशिश थी, पहली जंग आज़ादी थी। आम तौर से इसे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। हज़रत महल की उन सिपाहियों से जब पहली मुलाकात हुई तो वह पर्दे में थी। सिपाहियों का इसरार था कि हज़रत महल अपने इकलौते बच्चे बिरजिस कद्र की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाएं। उन सिपाहियों का ये इसरार था, ये मांग थी कि आप अपने बेटे को, बिरजिस कद्र को तख्त नशीन कर दें, यानी कि अपना जानशीन बना दें और उस पर जो है गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठा दें। 5 जुलाई 1857 को बिरजिस कद्र की तख्ता नशीनी अमल में आई और उनकी माँ राजमाता और जनाबे आलिया कही जाने लगीं। उनके तदब्बुर और जोश अमल ने आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। तो उनके तदब्बुर यानी कि सूझबूझ ने और जोश अमल ने, जिस तरीके से, जिस जोश से वो काम करती थी, उस चीज़ ने आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में बेली गारत पर हुआ। 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में, बेली गारत एक जगह है लखनऊ में, वहां पर पहला हमला किया गया। 31 जुलाई 1857 को हमले के रोज़ हज़रत महल को रात भर नींद नहीं आई। हज़रत महल की बहादुरी और जोश का यह आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलती और लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करती। आलमबाग के मार्के में, मार्के का मतलब होता है लड़ाई, जंग, तो आलमबाग के जंग में राजा मानसिंह को उनकी गैर मामूली शुजाअत के एतराफ़ में अलावा खिलअत के फर्जंदे ख़ास का लिबास और मलबूस ख़ास से अपना दुपट्टा इनाम में दिया। खिलअत होता है लिबास, जब कोई, खिलअत का मतलब होता है लिबास, कोई राजा वगैरह अमीर जब किसी को खुश होकर कोई लिबास, कोई कपड़ा दिया जाता है तो उसको कहते हैं, और मलबूस ख़ास का मतलब भी यही होता है। तो उन्होंने खुश होकर, क्योंकि उनकी शुजाअत, बहादुरी देखकर उन्हें अपना दुपट्टा इनाम में दिया और वादा किया कि फतेह याबी पर इससे कहीं कुछ बढ़कर दिया जाएगा। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा, आज़ादी की तहरीक में तमाम बड़े मराकिज़ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुके थे और अब आखिरी फैसला लखनऊ में होना था। सारी जगह पर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा, सब जगह
अंग्रेज जीत चुके थे, सारी जगहें अंग्रेज़ों के कब्जे में जा चुकी थी और अब आखिरी फैसला लखनऊ में होना था, जहां 70-80 हज़ार आदमी बहादुरी और इस्तिकलाल के साथ डटे हुए थे। यानी कि इस्तिकलाल का मतलब होता है साबित कदमी, पीछे ना हटना। इस्तिकलाल बहुत ही अच्छा अल्फाज है जिसका मतलब होता है पीछे ना हटना, सरेंडर ना करना, ठीक है, तो हार ना मानना। इस्तिकलाल के साथ साबित कदमी के साथ डटे हुए थे 70-80 हज़ार बहादुरी और इस्तिकलाल के साथ 70-80 हज़ार आदमी बहादुरी और इस्तिकलाल के साथ डटे हुए थे, यानी कि हिम्मत के साथ साबित कदमी के साथ डटे हुए थे। उनको कौमी इज्जत के एहसास ने, कौम की इज्जत के एहसास ने हज़रत महल नायब सल्तनत के अलम के नीचे शहर में जमा किया था। तो हज़रत महल के जो सल्तनत थी उनके अलम के नीचे, उनके झंडे के नीचे शहर में जमा किया था। ऐसे सरफरोश मुजाहिद, सरफरोश यानी कि जो जान हथेली पर रखते हैं, ऐसे सरफरोश मुजाहिदों के मुकाबिल अंग्रेज़ों ने जिस फ़ौज को जमा किया, तादाद और अहतमाम में ऐसा लश्कर जर्रार कभी एक महाज पर यकजा ना किया गया था। यानी कि ऐसा लश्कर जर्रार, इतना बड़ा लश्कर कभी एक महाज पर, महाज यानी कि महाज का मतलब होता है लड़ाई का मैदान या मुकाबले की जगह, जंग का मैदान। तो ऐसे जंग के मैदान में कभी भी अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा लश्कर जर्रार एक जगह पर, एक महाज पर, एक जंग के मैदान पर इकट्ठा नहीं किया था। शुरू मार्च 1858 का ज़माना हज़रत महल के लिए बड़ी आजमाइश का ज़माना था, यानी कि बड़ा मुश्किल ज़माना वक्त था मार्च 1858 का। दिलकुशा, कदम रसूल, बेगम कोठी, सिकंदराबाद, मोती महल, शाह नजफ़, केसर बाग, हर तरफ मौत का बाज़ार गर्म था, यानी कि हर तरफ मौत का बाज़ार था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जंग चल रही थी। और यह जानते हुए भी कि सबसे ज़्यादा हमले का रुख चोलखी की जानिब है, सबसे ज़्यादा जो हमले हैं, हमले की संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा चोलखी की जानिब थी। चोलखी जगह है लखनऊ के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इस बात की पॉसिबिलिटीज़ थी कि वहाँ पर जो है हमला हो सकता है। हज़रत महल किसी तरह चोलखी छोड़ने का नाम ना लेती थी। उनके सलाहकारों ने एक रोज़ उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके इस्तिकलाल में फ़र्क ना आया, उनके साबित कदमी में फ़र्क ना आया, वो पीछे ना हटी। पसपाई और मुखबिरी का सिलसिला शुरू हो चुका था। पसपाई का मतलब होता है पीछे हटना, हार जाना, तो हार का और मुखबिरी का, हार रहे थे और मुखबिरी करते जा रहे थे। मुखबिरी का सिलसिला शुरू हो चुका था और जदीद तरीन असलहे से लेस अंग्रेज़ी फ़ौजें शहीदों और ज़ख्मियों को रोनती, अपना परचम लहराती चली आ रही थी। यानी कि सब जगह हार मान रहे थे, हारती जा रही थी और अंग्रेज़ जदीद यानी कि मॉडर्न असलहे के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे। हज़रत महल को मुदाफ़ात से रोकने की खातिर अंग्रेज़ सिपाह सालार जनरल ओटरम की पहली पेशकश थी कि शुजाउद्दौला के ज़माने का अवध वापस किया जाएगा। हज़रत महल को मुदाफ़त से रोकने के खातिर, यानी कि जंग से रोकने के खातिर, मुदाफ़त रेजिस्ट करना, किसी के हमले का या किसी की जंग का रेजिस्ट करना, जवाब देना, उनका मुकाबला करना। तो मुकाबला या जंग से रोकने के खातिर अंग्रेज़ सिपाह सालार जनरल ओटरम की पहली पेशकश थी कि शुजाउद्दौला के ज़माने का अवध वापस किया जाएगा। उन्होंने जो है, अंग्रेज़ों ने उनसे ये पेशकश रख दी, उनके सामने ये ऑफ़र रख दिया या प्रपोज़ल रख दिया कि आप जंग मत कीजिए, आपको शुजाउद्दौला के ज़माने का अवध वापस किया जाएगा, बशर्त यह कि जंग मौकूफ़ की जाए, जंग को टाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मौकूफ़ करना यानी कि मुलतवी कर देना, कि वो मुलतवी कर दें, उसको पोस्टपोन कर दें, टाल दें जंग को। जनाब आलिया ने ओटरम की पेशकश को जवाब के काबिल भी ना समझा। ओटरम का दूसरा सुलहनामा, जिसमें वाजिद अली शाह की सल्तनत वापस करने का वादा था, बशर्त यह कि जंग से बाज आ जाएं, तो फिर उन्होंने, ओटरम ने दूसरा प्रपोज़ल, दूसरी पेशकश ये की कि आपको जो है वाजिद अली शाह की सल्तनत दे दी जाएगी, उनको जो है वाजिद अली शाह की जो सल्तनत थी वो आपके हवाले कर दी जाएगी, आप जो है जंग से बाज आ जाएं। हज़रत महल को उस वक्त मिला जब वो अपनी मुंतशिर फ़ौजों को लखनऊ ही में रोक लेने के लिए था। यानी कि जब उनकी मुंतशिर फ़ौजें, जो बिखरी हुई फ़ौजें थी, मुंतशिर बोलते थे फैली हुई या बिखरी हुई, तो उनकी जो मुंतशिर फ़ौजें थीं, बिखरी हुई फ़ौजों को लखनऊ में रोक लेने के लिए था।
कि किसी और मकाम का रुख ना करें, कि किसी दूसरी जगह पर वो ना जाएं। उनको वही घर बैठे 25,000 रुपये माहवार वजीफा मिलेगा। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने यह भी कहा कि आप जंग छोड़ दें, आपको हम 25,000 रुपये माहवार वजीफा देंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं उस वक्त 1757 में 25,000 रुपये माहाना कितनी बड़ी रकम होगी, कितने बड़ा अमाउंट जो है अंग्रेज़ों ने हज़रत महल के सामने, हज़रत महल, बीबी हज़रत महल के सामने इसकी पेशकश की थी। लेकिन ज़रा सोचें उनका हौसला या उनकी सूझबूझ, तदब्बुर, उन्हें पता था कि इस वजीफ़े का वो जो है एक ये चाल होती है, एक चाल देंगे और बाद में जो है कैद कर लिया जाएगा। हज़रत महल ने उसकी भी परवाह ना की। जंग जीत लेने के बाद मलका विक्टोरिया ने आम माफ़ी का ऐलान किया। जंग जीतने के बाद मलका विक्टोरिया ने सबको आम माफ़ी दे दी, पार्डन जिसको बोल देते हैं, एमनेस्टी, सबको जो है माफ़ कर दिया। हज़रत महल ने जंग हारी थी, हिम्मत नहीं हारी थी। अपनी आर्जी फरोदगाह लोंदी से ही उन्होंने अपने जवाबी फरमान में मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया। अपनी आर्जी फरोदगाह, यानी कि आर्जी बोलते हैं कुछ समय का, तो अपनी आर्जी फरोदगाह, फरोदगाह ठहरने की जगह, क़याम करने की जगह, तो जहाँ पर वो कुछ वक्त के लिए ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी, लोंदी से ही उन्होंने, लोंदी एक जगह है, तो लोंदी से ही उन्होंने अपने जवाबी फरमान में मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया और ग़ुलामी कबूल करने के बजाय बराबर लड़ते रहने और बेवतनी की ज़िंदगी बसर करने को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम बेवतनी की ज़िंदगी बसर कर लेंगे, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, हार को तस्लीम नहीं करेंगे, किसी दूसरे को अपने देश में, दूसरे ताकत को, बरतानवी ब्रिटिश फोर्सेस को अपने देश में उनको शासन करने, रूल करने नहीं देंगी, हुकूमत करने नहीं देंगी। नवंबर 1859 के आखिर तक हज़रत महल अवध की शुमाली सरहद से अंग्रेज़ी छावनियों पर छापे मार दस्तों का इंतज़ाम करती रहीं। यानी कि नवंबर 1859 के आखिर तक, ठीक है, 1860 से कुछ वक्त पहले तक हज़रत महल अवध की शुमाली सरहद से, अवध की सरहद से, बाउंड्री से अंग्रेज़ी छावनियों पर जो अंग्रेज़ी इंग्लिश फोर्सेस थी उन पर छापेमार दस्तों का इंतज़ाम करते रही। छापामार दस्ते, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि छापामार दस्ते आज के वक्त में जो गुरेला वारफेयर कहा जाता है, जो गुरेला अटैक कहे जाते हैं, छिपकर जो कई एक बड़ा प्लान करके हमला किया जाता है किन्हीं भी फोर्सेस पर, तो उसको जो है गुरेला अटैक या छापामार दस्तों का वो इंतज़ाम करते रहीं, उन पर जो है हमले करते रहीं अंग्रेज़ हुकूमत पर, छावनियों पर। लेकिन जब तहरीक ने दम तोड़ दिया तो दोनों माँ बेटे अपने बचे खुचे फिदाइयों के साथ नेपाल चले गए। तो अपने बचे खुचे जो भी उनके फिदाई थे, उन पर जान निछावर करने वाले थे, फिदाई बोलते हैं जान निछावर करने वाला, किसी के लिए जो है जान को जो है हथेली पर रखते हैं या कि दूसरे के लिए जो है फिदाई हो जाते हैं, यानी कि दूसरे पर जो है दूसरे के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। तो अपने बचे कुचे फिदाइयों के साथ नेपाल चले गए। एक मुद्दत तक अंग्रेज़ों की कोशिश रही कि वो वापस आ जाएं। एक अंग्रेज़ मुसव्विर, जो मुसव्विर बोलते हैं पेंटिंग, जो आर्ट बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, एक अंग्रेज़ मुसव्विर जो बिरजिस कद्र की तस्वीर खींचने गया था, यह पैगाम ले गया कि बेगम साहिबा फैज़ाबाद, लखनऊ जहाँ रहना चाहें आ जाएं, वजीफ़े के अलावा एहतराम शाहाना भी किया जाएगा, यानी कि वजीफ़ा दिया जाएगा और एहतराम शाहाना भी किया जाएगा, यानी कि उनको एहतराम के साथ, शाही एहतराम के साथ लाया जाएगा और उनको रखा जाएगा। लेकिन हज़रत महल जब तक ज़िंदा रहीं ना खुद आईं और ना बिरजिस कद्र ही वापस आए। काठमांडू, जो काठमांडू है, काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद इसी परदेसी मलकाह की यादगार है और उसी में उनकी अबदी आरामगाह है। तो काठमांडू की जो हिंदुस्तानी मस्जिद है इसी परदेसी मलका हज़रत महल की यादगार है और उसी में उनकी अबदी आरामगाह है। अबदी जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो, जिसको गैर फ़ानी या ना ख़त्म होने वाली आरामगाह कह सकते हैं। तो अबदी यानी कि जो ख़त्म ना हो, हमेशा बाकी रहने वाली आरामगाह, यानी कि जिससे मुराद कब्र है, तो वहाँ पर इनकी कब्र है। मिर्ज़ा कोकुब कद्र की ये एक लेख था। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। तुगरा ख़त तहरीर की एक किस्म, हुकूमत का निशान, नस्ब करना, लगाना, गाड़ना, मुजस्समा, बुत, ठीक है, मुजस्समा, स्टैचू, उलुल अज़्म यानी कि हिम्मत, बुलंद हौसला, उलुल अज़्म जिसको हिम्मत हो, बुलंद हौसला हो, जिनका हौसला बहुत बुलंद हो, अर्ज़ ज़मीन, जबरो, और ये जो है इस्तिबदाद है, जबरो
इस्तिबदाद, जुल्म और सितम, जबर यानी कि जुल्म और इस्तिबदाद यानी कि सितम या सितम वाली हुकूमत। जिलावतनी, देश निकाला। अय्याश, ऐश पसंद। माजूल, जिसे बरतरफ कर दिया गया हो, जिसका मनसब छीन लिया गया हो। कमसिन, कम उम्र। अलम, झंडा, निशान, परचम। तख्त नशीनी, तख्त पर बैठना, बादशाह होना। तदब्बुर, सूझबूझ। मारका, लड़ाई, शुजाअत, बहादुरी। खलअत, खुसूसी लिबास, पोशाक, बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाला लिबास। मलबूस खास, खास लिबास। सरफरोश, जान हथेली पर रखने वाला। मुस्तहकिम, मजबूत, पायदार। लश्कर जर्रार, बहुत बड़ी फौज। महाज, यह है महाज, मुहाज नहीं है, महाज। मुकाबले की जगह, लड़ाई का मैदान। पसपाई, पीछे चले जाना, पीछे हटना, हार जाना। मुखबिरी, जासूस, टोह में रहना। असला, हथियार। मुदाफ़ात, दफा करना, बचाव करना यानी कि रेजिस्ट करना, किसी से मुकाबला करना अपने बचाव के लिए। फरोदगाह, ठहरने की जगह। तरजीह देना, बरतर समझना, किसी चीज़ को प्रेफर करना, तरजीह देना। फोकियत देना। एहतराम शाहाना, शाही मर्तबे के मुताबिक एहतराम। अबदी आरामगाह, आखिरी आरामगाह जिसकी मुराद है कब्र। ये कुछ सवाल हैं, इनके जवाब हम दे देंगे। हज़रत महल कौन थी? वाजिद अली शाह की ये बेगम थी, वाइफ थी, जोजा थी। हज़रत महल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? तो इस तरह इन सवालों के जवाब हम दे देंगे और सही गलत बता देंगे। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था, बिल्कुल सही है। 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया, बिल्कुल सही है। हज़रत महल पर्दा नशीन खातून नहीं थी, ये गलत है। हज़रत महल ने हमले के डर से चोलखी छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा, उन्होंने मना कर दिया था चोलखी नहीं छोड़ेंगी। चोलखी से वो जो सबसे ज़्यादा हमले की जगह थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरा था, वहाँ से वो लड़ती रही थी। जंग जीत लेने के बाद मलका विक्टोरिया ने आम माफ़ी का ऐलान नहीं किया, गलत है, आम माफ़ी दे दी थी। एमनेस्टी बोलते हैं इसको, जब सभी को माफ़ी दी जाती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। जनरल पार्डन, सबको जो है माफ़ी दे दी जाती है इस तरह से, जैसे तालिबान वगैरह ने ऐलान किया था। हज़रत महल ने मलका विक्टोरिया की पेशकश को कबूल कर लिया, उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं किया, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। और दोनों माँ बेटे अपने फ़िदाइयों के साथ नेपाल चले गए, ये बिल्कुल राइट है, बच्चे कुछ फ़िदाइयों के साथ नेपाल चले गए थे। काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद में हज़रत महल की अबदी आरामगाह है, ये बिल्कुल सही है, उनकी जो कब्र है वो वहीं पर है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।